केंद्रीय बजट कल आने वाला है। इस बजट से सोलन शहरवासियों को बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। इसको लेकर हमारी टीम ने खिलाड़ियों, व्यापारियों, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से उनके बजट के बारे में विचार जाने। तो उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए ताकि आम आदमी को बजट से राहत मिल सके। वहीं शिक्षा और खिलाड़ियों के लिए विशेष बजट रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का मकड़ जाल नहीं होना चाहिए, बल्कि बजट ऐसा हो कि उससे देश के विकास में तेजी आए। सोलन शहर वासियों सैजल, मुकेश शर्मा, मनीष साहनी, मुकेश गुप्ता, शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि बजट से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करने वालों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स में आय की सीमा बढ़ानी चाहिए। वहीं व्यापारियों के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। वहीं बजट ऐसा पेश होना चाहिए ताकि देश का चहुमुखी विकास हो। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने चाहिए। वहीं देश में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। करों पर विशेष छूट दी जानी चाहिए। जो केंद्र सरकार बजट बना रही है उसमें खिलाड़ियों के लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते और काफ़ी सारा टैलेंट छूट जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि बजट में सभी खिलाड़ियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और जब खिलाड़ी जीत के आते हैं तो उनके लिए एक जॉब का प्रावधान भी होना चाहिए। देखिए 23 जुलाई को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपना बजट पेश करेंगी। हमारी उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो खासकर टैक्स पेयर्स को जो हमारे टैक्स स्लैब है उसमें और नरमी बरतनी चाहिए ताकि जो है हमारे टैक्स पेयर्स को इससे राहत मिल पाए। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह से हमारे बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ेगा, मेरा मानना है कि उससे जो है रोज़गार के जो हमारे अवसर हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होंगे। साथ में 2017 में GST एक्ट लगा था, तो इस एक्ट को लगने के बाद से बहुत से लोगों को इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कुछ एक लोगों को नया एक्ट था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसे भी जो है GST एक्ट में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कोई लानी चाहिए कि जो बहुत हैवी पेनल्टीज़ लोगों को शुरू में लगी है, रिटर्न्स नहीं किसी ने भरी है, सेक्शन 16(4) में जो ITC था वो लोग नहीं ले पाए टाइमली, तो उसको लेकर भी जो है कुछ एक बढ़िया सी गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हमारे व्यापारियों के हित में आए। दूसरा, जो हमारे देश में अभी जो न्यू टैक्स रजीम आया है उसमें हमारी जो डिडक्शंस हैं वो उसमें नहीं मिल पा रही है, तो बहुत से लोग हमने देखा है लोगों ने कि वो इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि न्यू टैक्स रजीम में डिडक्शंस आपको नहीं मिल रही है। तो उस डिडक्शंस को भी, जो हमारी इक्विटी है या किसी तरह के LIC है या कोई भी चीज़ें हैं इस तरह की जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसे भी कुछ तर्क संगत बनाना चाहिए ताकि लोग जो है इन्वेस्टमेंट की ओर भी आकर्षित हो। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपना 7वां बजट पेश करेंगे लगातार 7वीं, और मोदी सरकार का जो है ये लगभग 11वां बजट होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये देखने वाली है कि जिस हिसाब से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे पिछले 12 साल से इनकम टैक्स में कोई रिबेट्स नहीं आई हैं। तो हमारी ये बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि सैलरी क्लास को जो है इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे उनके पास एक चल को पैसा आए हाथ में जो इन्वेस्टमेंट बढ़े। और आप इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जॉब क्रिएशंस कम है। जॉब्स को क्रिएट करने के लिए सरकार को सबसे जो PLI स्कीम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें जो है ऐसे फैक्ट्रीज़ लगाई जाएं, ऐसे जगह लगाई जाएं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो इस समय हमारे देश में यूथ अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है और उस यूथ को हमने आगे ले जाने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा जो है ऐसी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हमारे देश में आप देखिए कि जो एजुकेशन सेक्टर है, जो हमारा रिसर्च विंग है, आप ये देखिए हिंदुस्तान से कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि नोबल लॉरेंट्स निकले हैं। हिंदुस्तान के 36% लोग जो साइंटिस्ट हैं वो नासा में बैठे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं करते कि हमारे टोटल बजट का 0.66% सरकार जो है
वो जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाती है। जबकि हम गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि आप देश के अंदर हमारे यहाँ क्यों नहीं चीज़ बन सकती, हमारे यहाँ चाइना हमारे से आगे क्यों निकल गया, उसका रीज़न है कि उनकी रिसर्च बहुत है। या यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे से, अमेरिका क्यों आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। रिसर्च करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन रिसर्च तभी पॉसिबल होगी जब वो आप उनको इंसेंटिव्स देंगे। तो एक बात ये भी, जो हम करदाता हैं, जो हम इसमें इनकम टैक्स वगैरह जो हम पे कर रहे हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनकी ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से उसने इनकम टैक्स पे किया है, तो उसके 65 साल के बाद में उसको उसी के हिसाब से पेंशन जो है मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। इसके साथ ही मेरी केंद्र सरकार से एक और मांग है कि देश में प्रदूषण और पर्यावरण जो है वो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण ख़राब हो रहा है। पीने के पानी की व्यवस्था होती है, उसके लिए जो योजनाएं बनी है जगह जगह, उसके लिए केंद्र सरकार को बजट में ज़्यादा प्रावधान करना चाहिए। और जो योजनाएं चल रही है उसके उन योजनाओं का ब्यौरा लेकर, और जहां पर ये छोटी योजनाएं हैं उनको बड़ा करने के लिए केंद्र सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए, ज़्यादा पैसा देना चाहिए, ताकि उन योजनाओं का विस्तार जल्द से जल्द हो। जो जीएसटी है, हमारी जीएसटी को सरल करना और इसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। 18% जीएसटी जहाँ जिन वस्तुओं पे लग रही है, उसको भी सरकार को कम करने का प्रावधान बजट के अंदर करना चाहिए। और इस तरह के जो ट्रेड है जिसमें एक तरह का रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसमें जीएसटी की परसेंटेज एक होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा जो बजट है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जितना मिला है, उससे पहले कभी भी कि वो उन्होंने इतना पैसा केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब प्रदेश के लोग अपना होमवर्क कंप्लीट और टाइमली नहीं करके जाते, बाद में उस पर राजनीति करते रहते हैं, और जो बात करते हैं वो इतनी इर्रेलेवेंट होती है कि भी उसकी जो बजट की एलोकेशन की लाइन से बिल्कुल बाहर होती है। तो वो बस अखबार में बयानबाजी करने के लिए होता है कि जो हमने इतने पैसे मांगे थे। भैया, जो आपने पैसे मांगे थे, क्या वो बजट एलोकेशन के फ्रेमवर्क में भी है या नहीं है, या पीछे जो आपको बजट मिला है उसकी आपने यूसी सबमिट करवा दी है या नहीं करवा दी। तो मेरा ये मानना है कि भी इस बजट के पेश होने से पहले ही प्रदेश सरकार को अपनी प्रपोजल पब्लिक कर देनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि भी इस बार भी जिस तरह पिछले 10 वर्ष से केंद्र का जो सहयोग प्रदेश की सरकार को हमेशा मिलता रहा है, उससे भी अधिक मिलेगा। लेकिन आप अपनी गलती को छुपाकर कि आप अपना प्रपोजल टाइम से जमा नहीं करवा रहे और आप जो मुंह में फिगर आ रहे हैं आप वो बोल रहे हैं, तो उस तरह का ना काम करते हुए धरातल पे काम करें, और ताकि इससे प्रदेश का भी फ़ायदा हो और प्रदेश की जनता का भी फ़ायदा हो। हिमाचल में बजट आ रहा है, बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह रहेगा कि सबके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाता है, चाहे जिम्मेदार है, चाहे कर्मचारी हैं, व्यापारियों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा जाता। तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि हम भी हैं, हम सारा टैक्स कलेक्ट करके देते हैं सरकार को, बिना पैसे के सरकार की सेवा कर रहे हैं। जो हम एक एक पैसा टैक्स का है, जीएसटी है, कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। हमारे भी कुछ एज के बाद कोई पेंशन स्कीम या कोई इंश्योरेंस, हमारे लिए भी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। और दूसरा जो है, हिमाचल के बजट में काफ़ी चीज़ें हैं जो हिमाचल में, कुछ चीज़ें महंगी हैं, कोई ऐसी है ऑनलाइन जो आ रहा है, इससे हिमाचल को बहुत नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सोचना चाहिए और ये जो ऑनलाइन है इस पर कुछ अंकुश लगाना चाहिए। कई हमारे प्रदेश की समस्याएं हैं जिसमें किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, पर इन्हें पैसा ना देकर कुछ ऐसी योजनाएं बनाकर जो उनके आने वाले भविष्य को उज्जवल करें। अब जैसे गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको व्यापार मुहैया कराया जाए ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं, और जो बेरोज़गार हैं उनके अंदर कोई हुनर है,
कोई ऐसी चीज़ है जिसको उसको डेवलप करके उसे थोड़ा सा फाइनेंस किया जाए कि वो बच्चे अपना उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें, उस टेक्निकल वर्क को स्टार्ट कर सकें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला सकें। उससे सरकार की लायबिलिटी भी ख़त्म होती है कि नौकरी नहीं दी, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो मतलब ये चीज़ें अगर हमारा बजट सही तरीके से हमारे प्रदेश में कंज्यूम होगा तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात होगी।